हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लेक्चर सेकंड है। तो लास्ट क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर इस चैनल पे चैप्टर पूरे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेक्चर्स 1 2 3 करके आ रहे हैं। उसमें टॉपिक्स के नाम मैं इसलिए मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें हमें एक ही लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एलटी उत्तराखंड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हम केमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में जाना था, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी। आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोगों ने बेसिकली डिस्कशन किया था। तो आज का टॉपिक है हमारा, तो आज का पहला टॉपिक होने वाला है हमारा इनेंशियोमर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए फर्स्ट हेडिंग है हमारी इनेंशियोमर्स। तो क्या होते हैं इनेंशियोमर्स, इसके बारे में हम बात करते हैं। बहुत सारे टॉपिक कवर होने वाले हैं आज, और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद में आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा इसके। इनेंशियोमर्स क्या होते हैं? तो ऐसे कंपाउंड जो क्या हो, ऑप्टिकल आइसोमर्स हों। यानी कि आइसोमर्स होते हैं कौन से? ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर मैंने बताया था जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, उनको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो कैसे आइसोमर्स हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं? पहला सवाल ये हो सकता है कि इनेंशियोमर्स क्या होते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, राइट। तो कैसे ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं? दीज आर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, एक दूसरे के ऊपर इनकी इमेजेस जो हैं अतिव्यापित हो जाती हैं, यानी कि इम्पोज हो जाती है। सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। अभी मैं मीनिंग समझाता हूँ आपको इसका। सॉरी। लेट सपोज जैसे मैंने यहाँ पर एक बॉटल रख दी है, मान लो ये बॉटल बनाई है मैंने। अब इसी के सामने मैंने एक और बॉटल एग्जैक्ट सेम साइज़ की, सेम कलर की रख दी है। अब पहली वाली बॉटल को उठाकर दूसरी वाली बॉटल के सामने रख दो। तो अगर आप पहली बॉटल उठा के दूसरी वाली बॉटल के सामने रख दोगे तो क्या अब आपको पहली वाली बॉटल दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी, क्योंकि इसके आगे से कौन सी बॉटल आ गई है? दूसरी आ गई, जो बिल्कुल सेम है। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेजेस है। क्या एक दूसरे को इम्पोज कर रही है, मतलब ढक देती हैं? हाँ, बिल्कुल ढक देती है। अब दूसरे में आते हैं। अगर ये बॉटल में ऐसे एक हैंडल लगा होता, फिर इसकी मिरर इमेज बनाओ। ये इसकी मिरर इमेज है, मतलब एक और बॉटल है, उसका हैंडल दूसरी साइड है। अब इस बॉटल को उठा के इसके सामने रख दो। घुमाना नहीं है, उठा के सीधे सामने रखना है, मतलब खिसका देना है मान लो। तो अगर इसके आगे रखोगे तो पीछे वाली बॉटल का हैंडल इधर नज़र आएगा, सामने वाली बॉटल का हैंडल इधर नज़र आएगा। क्या राइट वाली बॉटल ने लेफ़्ट वाली बॉटल को ढक दिया है? नहीं ढका है। तो मिरर इमेजेस तो है, लेकिन कैसी है? नॉन सुपर इम्पोजिबल। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या कहलाएंगे? आपके इनेंशियोमर्स कहलाते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। एक बेहतरीन एग्जांपल है, आपके दोनों हाथ, अपने दोनों हाथ ऊपर करें और जो आपकी हथेली है, ठीक है, पाम है जो, उसको स्क्रीन की तरफ करें। तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। लेकिन अगर एक हाथ को दूसरे हाथ के आगे से ले जाएं, बिना हाथ को टेढ़ा मेढ़ा घुमाए सीधे लेके जाएं, तो वो एक दूसरे को ढकेंगे नहीं, ठीक है। एक का अंगूठा लेफ्ट आएगा तो दूसरे का राइट। तो ये भी क्या है? हमारे ऑप्टिकल आइसोमर है, ठीक है। दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, लेकिन दोनों एक दूसरे को कवर नहीं करते हैं। तो इनेंशियोमर्स क्लियर हो गए। तो दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। क्लियर हो गया। तो ये कहानी, एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे हमारे पास ये कोई एग्जाम्पल है, बीच में ये कार्बन शो हो रहा है यहाँ पे। तो ये है CHO, ये है OH, ये है H, और नीचे लगा है COOH। इसकी मिरर इमेज बना देते हैं। तो इधर H आ जाएगा, इधर OH आ जाएगा, CHO ऐसे ही रहेगा, COOH भी ऐसे ही रहेगा। क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है? सर यस, मिरर इमेज है। अगर पहले वाले मॉलिक्यूल को बिना रोटेट किए जस्ट उसके सामने रख देता हूँ, क्या उसे कवर कर पाएगा? नहीं, क्योंकि सर यहाँ पर राइट साइड OH है। जब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे तो इधर राइट साइड में H आएगा, तो एक दूसरे को कवर नहीं करते हैं। तो इसका मतलब दोनों क्या है? एक दूसरे के
नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, यानी कि इनैंशोमर्स हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता है हमारे पास इसी के जैसा होता है बिल्कुल डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स, और ये इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है, पहचानने सीखने हैं बस। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? ये भी ऑप्टिकल आइसोमर है। ऑप्टिकल आइसोमर, अगर ऑप्टिकल आइसोमर भूल गए हो तो क्या था, जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हैं लेफ्ट या राइट, तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमर है। बट ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते हैं, मिरर इमेज नहीं होंगे। फॉर्मूला सेम होगा लेकिन मिरर इमेज नहीं होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये मेरे पास एक कंपाउंड है COOH और यहाँ पे लगा है CH3। ये है OH और ये OH, ये H और ये H। दूसरा कंपाउंड है, ऊपर अगेन COOH है और यहाँ पे CH3 है, यहाँ OH है, यहाँ OH है, यहाँ H और यहाँ H। अब इन दोनों को ध्यान से देखो बेटा, तो क्या नज़र आता है आपको? आपको दिखेगा कि सर COH यहाँ भी है, COH यहाँ भी है। कितने OH हैं टोटल? 2 OH। 2 OH तो सर यहाँ भी टोटल है। यहाँ पे कितने H नज़र आ रहे हैं? 2 H। सर 2 H तो यहाँ भी है। एक CH3 नज़र आ रहा है, एक CH3। तो फार्मूला सेम है, यानी कि आइसोमर तो है। पहली बात पता चली, फार्मूला सेम है तो आइसोमर है। अब ऑप्टिकल है, ऑप्टिकल के लिए क्या चेक करना होता है कि कंपाउंड कैसे होने चाहिए, कायरल। अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो उसको देख लेना, ठीक है, सब कनेक्ट है। कायरल कंपाउंड्स क्या होते हैं जो ऑप्टिकल आइसोमर बनाते हैं, उसके लिए क्या चेक करना होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री शुड बी एब्सेंट। ऐसा प्लेन पास नहीं होना चाहिए जो इनको दो बराबर भागों में विभाजित कर सके, दो बराबर पार्ट में काट सके। देखो, पहले वाले को अगर ऐसे काट देते हो बीच में से, तो क्या ऊपर और नीचे सेम है? नहीं है, क्योंकि ऊपर COH आ रहा है, नीचे CH3। सेम यहाँ भी है, यहाँ से प्लेन पास करोगे बीच में से तो ऊपर अलग है नीचे अलग है, तो इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, तो इसका मतलब ये कायरल तो हो गया। तो पहला पता चला ये आइसोमर है एक दूसरे के, क्योंकि फॉर्मूला सेम है। कैसे आइसोमर है? अब तुम्हें ये भी पता चल गया कि सर ये कैसे आइसोमर है। समझ रहे हो ना मेरी बात? आइसोमर कैसे पता चला? फॉर्मूला सेम है। ऑप्टिकल ही कैसे है? क्योंकि क्या है, कायरल है। कायरल कैसे चेक करोगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए, तो ऑप्टिकल आइसोमर है। अब इनैंशोमर है या फिर डायस्टीरियोमर है? क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ देखो, यहाँ COH है लेकिन यहाँ भी COH है, ठीक है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3, लेकिन यहाँ पर OH दोनों सेम साइड है, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। तो मिरर इमेज नहीं है तो क्या कहलाएंगे? डायस्टीरियोमर। क्लियर हो गया? तो इनैंशोमर डायस्टीरियोमर डिफरेंस समझ में आ गया। इनैंशोमर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, डायस्टीरियोमर मिरर इमेज है ही नहीं। क्या दोनों ऑप्टिकल आइसोमर हैं? यस, दोनों ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है मीजो कंपाउंड्स। मीजो कंपाउंड्स, अब देखो होता क्या है, कंपाउंड के ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए, कायरल होने के लिए उसके पास कायरल कार्बन होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या होती है हमारे पास ज़्यादातर, कि कंपाउंड के पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए? कायरल कार्बन। दूसरी कंडीशन क्या होती है? प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होनी चाहिए? एब्सेंट होनी चाहिए। तो ये दो केस होने के बाद ही हम क्या कहते हैं कि कोई कंपाउंड कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव कह दो या फिर क्या कह दो कि वो कंपाउंड कैसा है? कायरल है। अब मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं? मीजो कंपाउंड वो हैं जो अपने पास कायरल कार्बन तो रखते हैं, कंटेन मोर देन वन कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है? फिर से बता देता हूँ मैं आपको, इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट चीज़ें लगी हों, जैसे एक के साथ A लगा है, यहाँ B लगा है, यहाँ C लगा है, यहाँ D लगा है, चारों अलग अलग है, तो कायरल कार्बन हो। बट कायरल कार्बन तो है, पहली कंडीशन तो है, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री इट इज ऑप्टिकली
इन एक्टिव, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। एग्जाम्पल देखो, जैसे ये हमारे पास COOH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H और यहाँ पे OH। इसमें चेक करते हैं चलो। तो क्या कार्बन कायरल है? देखो ये वाले कार्बन को देखो, बिल्कुल कायरल है। एक साइड H जुड़ा है, एक साइड OH जुड़ा है, एक साइड COH, एक साइड ये पूरा ग्रुप जुड़ा है पूरा, ठीक है। तो 4 अलग अलग चीज़ें जुड़ी हैं। समझ में आ गई बात? मिटा देता हूँ मैं इसको। इस कार्बन को देखो, अच्छा मैंने 2 साइड OH लगा दिए, एक सेकेंड ना, यहाँ पे खाली H होगा। हाँ, तो यहाँ देखो एक साइड OH है, एक साइड H है, नीचे COH है और ऊपर पूरा एक अलग ग्रुप है। तो कायरल कार्बन तो है। तो कितने कायरल कार्बन है टोटल? 2 कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन कितने हैं? 2। बट यहाँ पर प्लेन पास हो सकता है। देखो बीच में से ऐसे डाल दो, ऐसे काट दो, तो ऊपर वाला भाग, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे OH है, यहाँ पे ठीक, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट क्या है? सेम है ना। तो आप कहोगे सर कायरल कार्बन तो है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहा। क्लियर हुआ? तो मीजो कंपाउंड क्या है? कंटेन्स मोर देन 1 या 2 और मोर कायरल कार्बन कंटेन बट ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? रेसिमिक मिक्सचर सुनते हुए चलो। अब एक रेसिमिक मिक्सचर, अरे तुमने सब सुने होने चाहिए, बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आते, आएंगे पेपर में, बस सब पता होने चाहिए, छूटना नहीं चाहिए कोई, ठीक है। तो मेजर पोर्शन कवर करना है तुम्हें। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? ऐसा मिक्सचर जो कैसे नेचर का हो? ऑप्टिकली इनएक्टिव नेचर का हो, मतलब लाइट को रोटेट नहीं करेगा। ऑप्टिकली एक्टिव का ही मतलब क्या होता है? एकायरल। एक्टिव होगा तो कायरल, नहीं तो एकायरल, ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव हो बट कंटेन करता हो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इक्वल अमाउंट में, ठीक है। क्या? कंटेन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बट इन इक्वल अमाउंट। अब इससे होगा क्या देखो, तो तुमने कहा रेसिमिक मिक्सचर में जो है वो कंटेन करता है इक्वल अमाउंट में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो ये मेरे पास है एक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें कंटेन करता है। एक कंपाउंड कंटेन करता है ए और एक कंपाउंड कंटेन करता है बी। ए जो है वो लाइट को रोटेट कर सकता है, तो मान लो वो राइट साइड रोटेट करता है। किस साइड रोटेट करता है? राइट साइड रोटेट करता है, ठीक है। तो दूसरा जो है, जो बी है हमारे पास, वो क्या कर देता है? लेफ्ट रोटेट करता है। अगर ये 20 डिग्री राइट रोटेट करता है, ठीक है, तो ये 20 डिग्री क्या कर देता है? लेफ्ट। माइनस और प्लस क्यों लगाया? समझ में आ गया होगा, ठीक है। राइट साइड के रोटेशन को प्लस से दिखाएंगे, लेफ्ट को माइनस से। तो क्या कोई ओवरऑल रोटेशन आएगा? तो ओवरऑल रोटेशन क्या हो जाएगा? 0। इसलिए क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली कैसा होता है? इनएक्टिव होता है, लाइट को रोटेट नहीं कर सकता। क्या? मिक्सचर। जो कंपाउंड, देखो यहीं से एक पॉइंट और कनेक्ट कर दे रहा हूँ मैं, आगे जाके दोबारा आता है, क्योंकि जो कंपाउंड लाइट को राइट साइड रोटेट करते हैं, पहले लेक्चर में भी बताया मैंने, उन कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जो लेफ्ट साइड रोटेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? लीवो रोटेटरी, ठीक है। तो इसे किससे दिखाएंगे? स्मॉल डी या फिर प्लस से। इसे किससे दिखाएंगे? स्मॉल एल या फिर माइनस से। तो कहीं डी लिखा हो स्मॉल तो डेक्स्ट्रो है उसका मतलब, ठीक है। और कहीं पे माइनस लिखा हो तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है लीवो, ठीक है। तो ये मतलब होता है डेक्स्ट्रो लीवो का। रेसिमिक मिक्सचर समझ में आ गया? रेसिमिक मिक्सचर का ही उल्टा होता है, क्या होता है इसका उल्टा? रिजोल्यूशन, ठीक है। रिजोल्यूशन, हालांकि ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। रिजोल्यूशन क्या होता है? रेसिमिक मिक्सचर क्या था? 2 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मिक्सचर ना। अगर तुम इन दोनों को अलग कर लो, देखो रेसिमिक मिक्सचर को किससे दिखा रहे थे हम? डी और एल दोनों रखता है ना, तो डी एल करके दिखा सकते हैं और प्लस और माइनस करके। तो रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इन दोनों को अलग करना। डी को अलग कर दो, एल को अलग कर दो, मतलब प्लस को अलग कर पाओ और माइनस को अलग कर पाओ। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है?
रिजोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। फिर तुम्हारे सिलेबस में टॉपिक दिए हैं एराइथ्रियो। ठीक है, नाम सुनने में थोड़े अजीब लगेंगे, बहुत सिंपल चीज़ें हैं लेकिन। एराइथ्रियो और थ्रियो, ये भी कैसे आइसोमर होते हैं आपके? ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं बच्चों, सारे ऑप्टिकल ही पढ़ रहे हैं अभी हम। तो एराइथ्रियो थ्रियो एक दूसरे के कौन सा आइसोमर है? ऑप्टिकल आइसोमर, मतलब दोनों ही लाइट को रोटेट कर सकते हैं, राइट। अब कैसे होते हैं कंपाउंड, देखो एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं आपको। यहाँ लगा दिया मैंने CHO, नीचे लगाया है CH2OH, इस साइड है OH, इस साइड भी है OH, इस साइड H, इस साइड H। अब तुम्हें मैं कुछ स्टेप्स बोलूँगा, तुम्हें वो करने हैं फॉलो, ठीक है, ताकि चीज़ें याद होती रहें। CHO, CH2OH, ये H, ये OH, और ये OH, और ये H। पहले तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ, क्या आप लोग ये पहचान पाएंगे कि क्या ये कंपाउंड कायरल है या नहीं? मैंने लिख तो दिया है ऊपर ऑप्टिकल आइसोमर है, कायरल कंपाउंड तो है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव तो है। चेक कैसे करोगे? सबसे पहले चेक करो कायरल कार्बन, ये कार्बन भी कायरल है, ये कार्बन भी कायरल है, दूसरे वाले में ये भी कायरल होगा, ये भी कायरल होगा। चेक कर लोगे? तो अब चेक करो, ऐसे वालों में वैसे ज़रूरत पड़ती है चेक करने की, प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करनी होती है। तो क्या अगर मैं यहाँ से प्लेन पास करूँ तो क्या दो इक्वल पार्ट आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि ऊपर लगा है CHO और नीचे लगा है CH2OH, इसका मतलब प्लेन एब्सेंट है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो गई? एब्सेंट। तो ऑप्टिकली एक्टिव तो है, दूसरे वाले में भी यही, ऊपर CHO नीचे CH2OH, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो यहाँ पर भी है। तो इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई सर, दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। क्या दोनों के फॉर्मूले सेम है? बिल्कुल सेम है। यहाँ CHO, यहाँ भी CHO, नीचे CH2OH, नीचे CH2OH, यहाँ 2 OH, यहाँ भी 2 OH, यहाँ 2 H, यहाँ 2 H, तो फॉर्मूले भी सेम है, तो आइसोमर ऑप्टिकल तो हो गए। अब इनमें क्या है, देखो चीज़ें, पहले वाले कंपाउंड को देखो तो तुम्हें क्या नज़र आता है कि सर पहले वाले कंपाउंड में हमें ये नज़र आ रहा है कि जो सेम ग्रुप है, ठीक है, एक सेकेंड ना, थोड़ा सा क्लियर कर दें इसको, ज़्यादा क्लियर हो गया, चलो रहने दो, चल जाएगा। तो जो सेम ग्रुप है वो सेम साइड है, दोनों OH सेम साइड है, दोनों H सेम साइड है, बट यहाँ पर सेम ग्रुप क्या है? डिफरेंट साइड है। तो बस यही है, सेम ग्रुप सेम साइड हो तो एराइथ्रियो, सेम ग्रुप डिफरेंट साइड हो तो थ्रियो, बस इतने सिंपल है। तो बस तुम्हें पता होगा ना, एक एक एग्जाम्पल तुमने देखे होंगे तो तुम इजीली पहचान लोगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता है DL एंड L नोटेशन। तो मैंने D एंड L नोटेशन अभी तुम्हें बताया है, फिर भी मैं एक हेडिंग डाल के बता देता हूँ क्योंकि सिलेबस में हेडिंग्स दी हुई हैं तुम्हारी, ठीक है। तो D और L नोटेशन क्या है? बोलो भाई, D का मतलब क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और L का मतलब क्या है? लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो का मतलब D, या फिर किससे दिखाएंगे? प्लस। लीवो का मतलब L, मतलब माइनस। डेक्स्ट्रो क्या होता है? जो प्लेन पोलराइज लाइट को किस साइड रोटेट करता है? राइट साइड। और L वाला क्या होता है? लेफ्ट। अब यहीं से मैं तुम्हें कैपिटल D और कैपिटल L में भी डिफरेंस बता देता हूँ, ठीक है। तो कैपिटल D और कैपिटल L क्या होते हैं? देखो, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, यहाँ CHO लगा है और यहाँ CH3 लगा है, यहाँ OH है और यहाँ H है। तो कायरल कार्बन को देखो, कायरल कार्बन बीच वाला ही होगा ना, ये वाला, ये लिखा है कंपाउंड। दूसरा CHO लिखा है, CH3 लिखा है, लेकिन यहाँ OH लेफ्ट में और ये H। इसको देखो, तो होता क्या है इसमें, अगर कायरल कार्बन के लास्ट, अभी तो एक ही कायरल कार्बन है, अगर ज़्यादा होंगे तो लास्ट कायरल कार्बन को देखेंगे। तो कायरल कार्बन के अगर राइट साइड में OH लगा है तो कौन सी फॉर्म? D फॉर्म। अगर लेफ्ट साइड में लगा है तो कौन सी फॉर्म? L फॉर्म, ठीक है। एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे ये है, इसमें ज़्यादा कायरल कार्बन है, ठीक है। ये, तो इसमें क्या है कि ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन। तो कौन से कायरल कार्बन को देखना है आपने? लास्ट वाले कायरल कार्बन को, या ऐसे कर लो, जो भी पूरा कंपाउंड दिया होगा उसका सेकंड लास्ट कार्बन, नीचे से सेकंड कार्बन, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। तो राइट साइड OH तो कौन सी फॉर्म है? D फॉर्म है। इसका एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें, D ग्लूकोज। ग्लूकोज भी पहचान लोगे इस बहाने।
तो ग्लूकोज में सबसे पहले होता है CHO, 6 कार्बन लगे होते हैं ना, 2 3 4 5 और ये 6। सबसे नीचे होता है CH2OH, फिर राइट में OH, लेफ्ट में H, फिर राइट में OH, फिर लेफ्ट में H। एक बार उल्टा कर दो, यहाँ H यहाँ OH, फिर सीधा कर दो वापस, ये OH और ये H। बाद में याद भी करोगे, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे जब। अब देखो ये सब कायरल कार्बन है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल कार्बन है, ठीक है। कौन सा कायरल कार्बन देखना है आपने? सेकंड लास्ट। तो राइट साइड है तो कौन सी फॉर्म है? डी फॉर्म है। क्लियर हुआ? ऐसे ही फ्रक्टोज होता है हमारे पास, उसमें भी हम ऐसे ही चेक करते हैं। फ्रक्टोज में ऊपर नीचे CH2OH होते हैं, फिर यहाँ होता है C डबल बॉन्ड O, फिर पूरा ग्लूकोज जैसा ही होगा, HOH, फिर OH, H, फिर OH, H। मुझे लगता है मैं ज़्यादा बनाने वाला हूँ, ये 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, 3 बार सेम आ गई, एक बार चेंज है। तो लास्ट कायरल कार्बन के राइट साइड में तो कौन सी फॉर्म है? डी, ठीक है। स्मॉल डी और कैपिटल डी में फ़र्क समझ में आ रहा है? तो कैपिटल डी और कैपिटल एल जो है वो सिर्फ रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, जो लोकेशन से रिलेटेड है कि राइट है या लेफ्ट है, जबकि डी और स्मॉल एल क्या है? वो रोटेशन से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये कहानी है इसके लिए हमारे पास। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आई होप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में DL एंड कॉन्फ़िगरेशन, स्मॉल डी स्मॉल एल और कायरल कंपाउंड्स क्या होते हैं, कायरल कार्बन क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको आइडिया हो गया होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे। देखिए, हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म की, ठीक है। उसके बाद सिस एंड ट्रांस के बाद हम पढ़ेंगे E एंड Z कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे R एंड S नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और फोर्थ चीज़ हमारे पास आएगी RS हो जाएगा, फिर कन्फॉर्मर और कॉन्फॉर्मेशनल में डिफरेंस समझेंगे, ठीक है। कन्फॉर्मर क्या क्या होते हैं, जैसे आपके सिलेबस में ब्यूटेन वगैरह दिया गया है, तो उसमें सॉ हॉर्स और आपके एक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड, सॉ हॉर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। चलिए इस पूरी को रब कर देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो क्या होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? तो मैं बना के बताता हूँ, फिर समझाते हैं आपको इसकी डेफिनेशन यानी कि मीनिंग इसका। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखिए क्या है। हमारे पास है C डबल बॉन्ड C और ये कार्बन के 4 बॉन्ड होंगे टोटल। तो यहाँ पे मैंने एक लगाया है CH3 यानी कि मिथाइल, और यहाँ लगाया है H, यहाँ पे लगाया है अगेन मिथाइल और नीचे लगाया है H। एक तरीका ये है इसे लिखने का। दूसरा तरीका क्या है कि अभी भी C डबल बॉन्ड C ही है, यहाँ पे मैंने CH3 यानी कि मिथाइल लगाया है, नीचे H, यहाँ पे H लगाया है और नीचे लगाया है मिथाइल। अब इन दोनों को कार्बन और सभी चीज़ें काउंट करते हैं। पहले वाले में टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 और 4। तो टोटल कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हाइड्रोजन ये हैं, 4 5 3 8। तो C4H8 ये बना फॉर्मूला। ऐसे राइट साइड भी आप देखेंगे तो उतना ही है। अब पहले वाले को अगर मैं बंद करके लिख देता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा इसे? CH3, इस C के साथ एक H जुड़ा है, फिर ये CH जो है आगे डबल बॉन्ड, फिर उससे एक H और एक CH3 ये है। इसे भी मैं बंद करूँगा तो ऐसा ही दिखेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। अब आप ध्यान से देखिए ऊपर जो येलो कलर में हमने स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये सेकंड वाले कार्बन से क्या क्या जुड़ा है? सेकंड वाले कार्बन से आप बोलेंगे सर एक CH3 और एक H है। अब यहाँ दूसरे वाले स्ट्रक्चर में आओ, यहाँ सेकंड कार्बन से क्या जुड़ा है? एक CH3 और एक H, सेम है। यहाँ पे थर्ड कार्बन को देखो, थर्ड कार्बन से क्या जुड़ा है? एक CH3 जुड़ा है और एक H। यहाँ पर भी थर्ड कार्बन से एक CH3 जुड़ा है, एक H। तो कनेक्टिविटी सेम है,
बट लोकेशन आपको क्या लग रही है, अलग अलग लग रही है। लेफ़्ट वाले में CH3 आपको ऊपर दिख रहा है और राइट वाले में CH3 आपको नीचे दिखाई दे रहा है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में आपको ऐसा लगेगा कि मैंने जो है राइट वालों को उल्टा कर दिया है, ऊपर नीचे कर दिया है। तो कनेक्टिविटी सेम हो बट 2D में या 3D में रिप्रेजेंटेशन क्या हो, लोकेशंस क्या हो, अलग अलग हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट बात, इनमें कनेक्टिविटी क्या होती है, सेम होती है। तो सेम कनेक्टिविटी, बॉन्ड वहीं से जुड़े हैं, ठीक है। तो कनेक्टिविटी सेम है बट रिप्रेजेंटेशन जैसे वो हमें दिख रहे हैं वो अलग अलग लोकेशन दिख रही है। तो रिप्रेजेंटेशन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, लिखना नहीं है तुम्हें कहीं डेफिनेशन, इसलिए ख़राब लिखा है मैंने। तो बना के देखते हैं फिर। हमें बनाने आने चाहिए बस। तो सिस ट्रांस का मीनिंग क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं। CH3 H C डबल बॉन्ड C और ये H और यहाँ पे इस बार है C2H5। तो ट्रांस का मतलब क्या होता है, जब सेम ग्रुप ऑपोजिट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम ट्रांस बोलते हैं। क्या कहा मैंने, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड यानी कि 180 पे। और अगर सेम ग्रुप आपके सेम साइड हो, जैसे C डबल बॉन्ड C, यहाँ मैंने मिथाइल लगाया, नीचे H, ऊपर C2H5 इथाइल और नीचे H। तो इस बार क्या हो रहा है, सेम ग्रुप सेम साइड आ गए हैं। तो इसको कौन सी फॉर्म बोलेंगे, सिस फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में। इस बार CH3 और C2H5 के हिसाब से हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि सेम ग्रुप होने चाहिए, तो डिफरेंट है। अगर एग्जाम्पल ऐसा हो कि जिसमें चारों ही अलग आ जाए, यहाँ H लगा है, यहाँ CH3 लगा है, यहाँ C2H5 लगा है और यहाँ Br लगा है, चारों अलग है, तो इस टाइम पे हम सिस और ट्रांस की बात नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही अगर सेम हो तो भी क्या सिस ट्रांस बन सकते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पे CH3 है, यहाँ भी CH3 है और यहाँ पे एक C2H5 है और यहाँ एक H है। तो ये दोनों तो सेम हो गए ना, इनको चेंज करके कुछ नया तो बनना नहीं है, तो ये भी सिस ट्रांस नहीं बन सकते। आगे समझ में बात। तो इसका मतलब सिस ट्रांस की लिमिटेशन है। तो क्या करना है, सिस बनाने के लिए सेम ग्रुप सेम साइड, ट्रांस बनाने के लिए सेम ग्रुप अपोजिट साइड। तो इसको बोलते हैं सिस और ट्रांस, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि अगर हमारे पास ये वाली प्रॉब्लम आए सर कि हमारे पास ग्रुप ही सारे अलग अलग हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं। तो उस टाइम पे कौन से नोमेनक्लेचर यूज़ किए जाते हैं, E एंड Z नोमेनक्लेचर, ठीक है। इसके बेसिस पे हम नाम लिखते हैं, हम सिस ट्रांस नहीं बोलेंगे, स्पेलिंग थोड़ी ख़राब हो गई, CLATURE, ठीक है। E एंड Z, E का मतलब एंटीजन होता है और Z का मतलब होता है जूसामैन, ये ग्रीक वर्ड है। तो मैं इससे कुछ नहीं करना है, E से ऑपोजिट याद रखो। हालांकि O से होता है ऑपोजिट, लेकिन बोलने में आप ऐसा कर सकते हो। तो E से ऑपोजिट, अगर ऑपोजिट आएंगे ग्रुप तो E, और सेम साइड आएंगे तो क्या बोलोगे, Z बोलोगे। अब कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास जैसे एक एग्जांपल है, C डबल बॉन्ड C और ये 4 बॉन्ड ऐसे हैं, यहाँ पे फ्लोरीन लगा है, यहाँ क्लोरीन लगा है, यहाँ ब्रोमीन है और ये आयोडीन है, चारों अलग अलग है ना, सिस ट्रांस तो नहीं बोल सकते। अब कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले बीच में एक लाइन ड्रॉ करो, यानी कि लेफ़्ट और राइट में हमने इसे डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब इसके लेफ़्ट साइड देखो, फ्लोरीन और क्लोरीन में ज़्यादा मास किसका होता है, क्लोरीन का। तो क्लोरीन को मिलेगा नंबर 1, फ्लोरीन को मिलेगा नंबर 2। अब राइट में आ जाओ, यहाँ भी 1 2 नंबरिंग दो। आई का मास ज़्यादा होता है तो उसको नंबर 1, ब्रोमीन का कम होता है नंबर 2। अगर ये नंबर जैसे 1 के ऑपोजिट 1 आता तो ई बोलते, लेकिन 1 के बगल में ई आ रहा है तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, Z कॉन्फ़िगरेशन है। आई बात समझ में, बहुत इजी होता है। एक और एग्जांपल, इसी का एग्जांपल को रोटेट करके देख लेते हैं। अगर ये ऐसे होता, मान लो फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन और ये ब्रोमीन। अब करो ज़रा नंबरिंग, तो आप कहते हैं Cl को सर 1, F को 2, I को मिलेगा 1 और Br को 2। तो 1 और 1 क्या आ गए, ऑपोजिट आ गए, तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, E। बहुत इजी होता है इसे पहचानना, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, C डबल बॉन्ड C। अब जो मैं काउंटिंग का तरीका बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना,
ये CH3 है और ये है CHO और यहाँ पे है OH और यहाँ है ब्रोमीन, ठीक है। इस रूल को क्या कहते हैं, CIP रूल रहते हैं, कैन इन गोल्ड प्रीलॉग, साइंटिस्टों के नेम है 3, तो CIP रूल कहते हैं। तो CIP रूल में हमें नंबरिंग यही करनी होती है जो मैंने अभी बताया ना, कि जिसका मास ज़्यादा उसको नंबरिंग 1 दे देंगे, ठीक है। टोटल मास नहीं देखना होता यहाँ पे, जो एटम पहले जुड़ा है, देखो क्या समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, समझना। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखो, ये इस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। पूरे CH3 का मास नहीं देखना है तुम्हें, पूरे CHO का मास नहीं देखना है, आपको देखना है सिर्फ कनेक्टेड एटम्स। जैसे मैं दोबारा बना रहा हूँ इसे नीचे, आप कहोगे सर ये कार्बन के साथ कार्बन जुड़ा है, H तो दूर है ना थोड़े, ठीक है, H तो उसके नेक्स्ट पे है। ऐसे ही नीचे वाले से ये कार्बन के साथ कार्बन जुड़ा है, फिर उस कार्बन के साथ H जुड़ा है और एक जुड़ा है डबल बॉन्ड O। ऐसे ही यहाँ पे इस कार्बन के साथ O जुड़ा है, उसके बाद है H और यहाँ पे क्या लगा है Br। अब करो नंबरिंग, ठीक है। तो पहले लेफ़्ट साइड नंबरिंग करो। तो जब लेफ़्ट साइड नंबरिंग करोगे तो आप देखोगे सर यहाँ पे कार्बन है और नीचे भी कार्बन है, तो सर कार्बन कार्बन के मास तो बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आंसर नहीं आया, इससे और इससे कंपैरिजन करके आंसर नहीं आया। यहाँ कार्बन के नेक्स्ट पे कौन लगे हैं, H, जबकि यहाँ कार्बन के नेक्स्ट में हैवी एटम कौन है, ऑक्सीजन। तो कौन जीत जाएगा, ऑक्सीजन। तो इसको नंबर 1 मिलेगा और इसको नंबर 2। आगे बात समझ में। अब राइट में आ जाओ, यहाँ डायरेक्ट जुड़ा हुआ एटम O है और यहाँ Br है, तो ऑब्वियसली Br को नंबरिंग 1 मिलेगी और इसे 2। तो 1 और 1 सेम साइड आ गया। एक एग्जांपल और देते हैं, हमारे पास है एक CHO यानी कि एल्डिहाइड। अब जो ये डबल बॉन्ड O होते हैं ना, इन डबल बॉन्ड O को ऐसे ट्रीट करते हैं, देखो कि मान लो इसके साथ 2 O लगे हैं, ऐसे COOH में क्या होगा, C डबल बॉन्ड O और फिर OH होगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड O को कैसे लिखेंगे, मैंने कहा डबल बॉन्ड O का मतलब है कि वहाँ पर हम ऐसे दिखाएंगे कि इसके साथ कितने O लगे हैं, 2। और यहाँ पे है मान लो एक CH3 और दूसरा है C2H5। लो अच्छे से कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल बना दिया मैंने एक। चलो ध्यान से चेक करेंगे। लेफ्ट में देखो, ऊपर भी कार्बन नीचे भी कार्बन, कोई कंपैरिजन नहीं। कार्बन के नेक्स्ट पे ऑक्सीजन, यहाँ पर भी हैवी एटम है, 2 ऑक्सीजन लगे हैं, यहाँ भी 2 हैं, कोई कंपैरिजन नहीं। तीसरी बारी आएगी यहाँ हाइड्रोजन की, लेकिन यहाँ तो क्या आ जाएगा दोबारा से ऑक्सीजन। तो ये वाला जीत गया, तो नंबरिंग 1 ऊपर वाला 2। यहाँ आ जाओ CH3 और C2H5 में, यहाँ कार्बन के नेक्स्ट पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ कार्बन के नेक्स्ट में हाइड्रोजन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक और कार्बन मिल जाएगा, तो ये 1 और ये 2। तो 1 और 1 सेम साइड आ गया, तो क्या आ गया, ज़ूसामैन यानी कि Z। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हमें चेक करने होते हैं। एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, तुम लोग ट्राई करना है इसको। CH2Br और यहाँ है CH2Cl, यहाँ पे है CD3 और ये CH3, ठीक है। चलो लेफ्ट में देखो, तो लेफ्ट में ये भी कार्बन है, नीचे वाला भी कार्बन ही है, पूरे सेम है, तो CH2 है ना। अब C के बाद यहाँ पे हैवी एटम Br है और नीचे सॉरी नीचे Cl है, तो Br हैवी होता है तो 1 और नीचे वाला 2। ऐसे CD3 और CH3 में देखो, कार्बन कार्बन कैंसिल, नीचे H है, ऊपर D है, D होता है ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन से 1 ज़्यादा होता है इसका मास, तो ऊपर 1 और नीचे 2। तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ गया, Z। क्लियर हो गया होगा। तो E और Z आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब हम आते हैं RS नॉमेनक्लेचर में, R&S नॉमेनक्लेचर, ठीक है। कंप्लीट लेक्चर हो जाएगा इसमें आज आपका ये R&S, ठीक है। R&S की ज़रूरत क्या पड़ती है उसको देख लेते हैं। तो RS रिप्रेजेंटेशन के लिए R का मतलब होता है रेक्टस और S का मतलब होता है सिनिस्टर, ठीक है। बेसिकली आपको बस इतना याद रखना है, R मतलब राइट साइड रोटेट करेंगे और S मतलब आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
आर मतलब होगा राइट साइड रोटेशन, कैसा रोटेशन होगा वो अभी समझ जाओगे, थोड़ा सब्र कर लो। और ये कैसा रोटेशन होगा, लेफ़्ट साइड रोटेशन होगा, ठीक है। इसमें भी CIP रूल लगाया जाएगा नंबरिंग में, तो देख लेते हैं। तो थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन वगैरह का भी मैं आइडिया देते रहूँगा। तो पहला केस 1, 3 केस है इसमें। वैसे भी कोशिश करना कि बहुत इजी वाले एग्जांपल पहले सीख लो, आप उतना प्रिपेयर करके जाओ अगर टाइम कम है तुम्हारे पास तो। पहला केस, हमारे पास एक ज्योमेट्री है BR और यहाँ पे है CH3 और उसके बाद लगा है Cl और उसके बाद लगा है H। कई बार मैं बता चुका हूँ रिप्रेजेंटेशन के बारे में, फिर भी नहीं बताया तो देख लेंगे। जो डार्क लाइन है Cl की, उसका मतलब है वो तुम्हारी स्क्रीन से बाहर आ रहा है, तुम्हारी साइड है। H जो है वो तुम्हारी स्क्रीन के पीछे जा रहा है और Br और CH3 और कार्बन तुम्हारी स्क्रीन पर रखे हुए हैं। आगे बात समझ में, Cl आपके मोबाइल से या लैपटॉप से बाहर की तरफ निकल के आ रहा है, H आपके मोबाइल या लैपटॉप से पीछे जा रहा है, जबकि Br, C, CH3 आपके लैपटॉप की स्क्रीन पर ही लगे हुए हैं। आई बात समझ में? तो ये है। अब हमें क्या करना है, CIP रूल लगाना है और इनकी नंबरिंग करनी है, राइट। तो नंबरिंग करो। सबसे ज़्यादा मास किसका है, ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन को मिलेगा नंबर 1, Cl को मिलेगा नंबर 2, CH3 को नंबर 3 और कार्बन को हाइड्रोजन को नंबर 4। अब रोटेट करो, रोटेशन हमेशा 1 से 2, 2 से 3 ऐसे चलेगा। तो 1 से 2 आओ, तो 1 से 2 ये आ जाओगे, ठीक है। अब आप कहोगे सर 1 से 2 तो हम ऐसे भी आ सकते थे। फोर्थ ग्रुप जो होता है ना, वो लोवेस्ट ग्रुप होता है, उसके साइड से आ जाओ। डायरेक्ट आ पा रहे हो तो अच्छी बात है, अगर बीच में आएगा ही तो कौन आ सकता है, 4 आ सकता है। तो कैसे घूम रहे हो आप, इसे राइट साइड घुमा रहे हो ना, तो कैसा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन, R हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास है, तो ये केस हमारा 1 हो गया। अब एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे ब्रोमीन लगा देता हूँ मैं और यहाँ पे लगा देते हैं C2H5 और यहाँ पे लगा देते हैं हम CHO और यहाँ लगा देते हैं हम चलो हाइड्रोजन ही लगा देते हैं। नंबरिंग करो फिर ज़रा। तो ब्रोमीन है सबसे हैवी एटम, फिर यहाँ 2 कार्बन आएंगे लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन आ जाएगा, तो ये 2 और ये 3 और ये 4। तो कहाँ से कहाँ रोटेट करना है, 1 से 2 की साइड। तो कैसा आ रहा है ये भी, R। तो ये कौन सा केस था, केस 1 था। केस 1 क्या है, जब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डाउन द प्लेन हो, यानी कि पीछे की तरफ हो, ठीक है। केस 1 क्या था, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप क्या हो, डाउन द प्लेन हो, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, केस 1 था आपका, इफ फोर्थ ग्रुप एट डाउन द प्लेन, यानी कि डैश पोजीशन पे हो, ठीक है। अब आते हैं केस 2 में। केस 2 क्या कहता है, देखो केस 2 में क्या है कि अगर आपका फोर्थ ग्रुप जो है एट वेज पोजीशन, वेज कौन सी होती है, जो डार्क वाली है, ठीक है, अबव द प्लेन वाली जो आपकी स्क्रीन से बाहर आ रहा है, तो उस टाइम पे क्या करना होता है, अगर R आएगा तो आंसर लिखोगे S आएगा तो क्या लिखोगे, आंसर R लिखोगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये हमारे पास कार्बन, ये हाइड्रोजन लगा है और इधर लगा है आपका ब्रोमीन और इधर लगा है फ्लोरीन, इधर लगा है क्लोरीन। चलो नंबरिंग करो। तो सबसे हैवी है ब्रोमीन, देन Cl, देन F, देन 4, ठीक है। तो फोर्थ ग्रुप देखें आप, H है और वो कहाँ पर है, अबव द प्लेन है, यानी कि वेज पोजीशन पे है। तो पहले देखो नंबरिंग दी है आपने, रोटेट करो 1 से 2 की तरफ जाओ। तो कैसे घुमा रहे हो आप, राइट साइड घुमा रहे हो, तो R को किस में बदल दोगे, लेकिन S में बदल दोगे। क्लियर हुआ। तो R को किस में चेंज कर दिया जाता है, S में चेंज कर दिया जाता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे है मान लो फ्लोरीन और यहाँ पे लगा है क्लोरीन
और यहाँ लगा है ब्रोमीन, यहाँ लगा है आयोडीन। करो ज़रा नंबरिंग। तो सबसे ज़्यादा मास 1, फिर 2, फिर ये 3 और ये 4। ठीक है, तो फोर्थ ग्रुप कहाँ आ गया है? आपका वेज पे आ गया। तो 1 से 2 जाओ, तो 1 से 2 जा रहे हो ऐसे, क्लॉक जा रहे हो, फिर से क्लॉक ही जा रहे हो, तो आर, लेकिन आंसर क्या लिखोगे? एस। तो एस इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गया? केस 2 हो गया कि अगर फोर्थ ग्रुप कहाँ पे लगाओ? वेज पे लगाओ तो आंसर को चेंज कर देंगे। अब तीसरा केस, केस थर्ड। अगर आपका कौन सी लोकेशन बची? पीछे चला गया है, आगे आ गया, बीच में बचा है, यानी कि इन द प्लेन। ठीक है, सबसे पहला केस क्या था आपका? कि चलो अभी दिखा देंगे। इफ फोर्थ ग्रुप इज इन द प्लेन में ही हो, जैसे ये है हमारे पास ब्रोमीन और ये है हमारे पास Cl और ये है हमारे पास H और यहाँ पे हमारे पास लगा है I। चलो काउंटिंग करो। तो सबसे ज़्यादा 1, फिर 2, फिर 3 और ये 4। अब देखो फोर्थ ग्रुप कहाँ है आपका? फोर्थ ग्रुप आ रहा है इस बार इन द प्लेन। ठीक है, तो इस बार क्या करना होता है? इस बार फोर्थ को चेंज करो डाउन वाले के साथ। डाउन पे कौन है? Cl है ना, इसके साथ इंटरचेंज कर दो। तो मैं थोड़ी देर के लिए कार्बन गायब कर देता हूँ और खाली नंबर्स लिख देता हूँ। इस नंबर पे हमारा 2 और इस नंबर पे है हमारा 3 और इस नंबर पे है हमारा 4 और इस नंबर पे है हमारा 1। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इंटरचेंज करना है। तुम्हें फोर्थ को कहाँ लाना है? डाउन लाना है। तो 1 को भी कहाँ लाना पड़ेगा? 2। सब रोटेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि यहाँ आ जाएगा 4, तो यहाँ आ जाएगा 3, ये भी चेंज होंगे। ठीक है, यहाँ 1 नहीं रहेगा, क्या रहेगा? 2 और यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका? 1। चलो ठीक है, अब घुमाओ 1 से 2। तो 1 से 2 घुमा रहे हो तो आंसर क्या आ गया? आर आ गया। क्लियर हुआ? तो क्या करना है? अगर आपके पास केस 1 है तो जो फोर्थ ग्रुप है वो कहाँ होना चाहिए? डाउन होना चाहिए, और यही सही तरीका है। तो कुछ रूल नहीं लगाना है। सेकंड है, अगर आपका फोर्थ ग्रुप कहाँ आ जाता है? अबव द प्लेन आ जाता है, तो आपने कॉन्फ़िगरेशन बदल देने हैं। आर का एस कर देना है, एस का आर। थर्ड केस क्या है? अगर इन द प्लेन आ जाता है, ठीक है, नॉर्मल लाइन के ऊपर आ जाता है, तो आपने सारी चीज़ें रोटेट करनी है। ठीक है, यानी कि उसे इन द प्लेन से कहाँ ले जाना है? डाउन द प्लेन ले जाना है, तो सब इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये तरीका होता है हमारा आर एस कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? तो ये वेज डैश रिप्रेजेंटेशन इसे कहा जाता है। ऐसी फिशर फार्मूला भी होता है, उसमें बता देता हूँ मैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिशर फार्मूला, बस रिप्रेजेंटेशन बदल जाती है, उसमें भी हमें करना यही होता है, फिशर फार्मूला। उसमें डाउन वाला चक्कर नहीं होता। ठीक है, तो केस 1 देख लेते हैं इसमें। तो केस 1 में देखो क्या है, यहाँ आपका आई है, यहाँ Cl लगा दिया मैंने, यहाँ Br लगाया है और यहाँ H। नंबरिंग करो ज़रा। तो I को नंबर 1, Br को नंबर 2, Cl को नंबर 3 और H को नंबर 4। ये इस तरीके से नंबरिंग आपकी हो गई है। अब 1 से 2 जाओ, तो 1 से 2 आप ऐसे जा रहे हो, तो आप इस बार कैसे आ रहे हो? एंटी क्लॉक आ रहे हो ना, एस आ रहे हो। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपका? एस है। अभी केस 1 कौन सा है? जब फोर्थ ग्रुप कहाँ हो आपका? बॉटम में हो। तो हमें कुछ भी बदलना नहीं होता, जैसे वहाँ फोर्थ ग्रुप कहाँ होना चाहिए? डाउन। बॉटम एक ही चीज़ है ना। अब केस 2 देखो कि अगर सर हाइड्रोजन जो है वो राइट या लेफ्ट में आ गया, तो फिर तो क्या करेंगे? तो जैसे एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास CH3 है, इधर C2H5 लगा है, ये H ऊपर आ गया है और ये NH2 नीचे है। ठीक है, तो अब क्या करना है?
जब ये ऊपर हो तुम्हें नीचे लाना है ना, पूरा 180 घुमा दो इसको, ठीक है। 180 क्या कर दो, इसको रोटेट कर दो। तो तुम अगर इसे 180 रोटेट करोगे तो क्या होगा, ये CH3, ये H तो नीचे आ जाएगा पूरा, और ये CH3 यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये कैसा दिखाई देगा तुम्हें, तुम्हें H नीचे दिखाई देगा, तुम्हें NH2 ऊपर दिखाई देगा, तुम्हें C2H5 यहाँ दिखाई देगा और CH3 यहाँ। बस अब कुछ नहीं, अब नंबरिंग कर लो। तो सबसे ज़्यादा नंबर नाइट्रोजन को मिलेगा 1, फिर यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ 2 कार्बन 2, ये 3, अब मैं नंबरिंग पे जोड़ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। 4, 1 से 2 जाओ, बस क्या आ गया, R आ गया आंसर, ठीक है। अब अगर H यानी कि लोएस्ट ग्रुप राइट या लेफ्ट आ जाए तो क्या करना है, तो ये NH2, ये H, ये COOH, ठीक है। तो क्या करो, एक को फिक्स करो, इसको पकड़ लो अपने हाथ से और नीचे वाले तीनों को घुमा दो, ठीक है। H नीचे लाना है, H को यहाँ लाओ, इसे यहाँ भेजो और इसे यहाँ भेजो, ऐसे घुमाओ। तो क्या बनेगा, तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें NH2 तो ऊपर ही मिलेगा, यहाँ कौन आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, यहाँ COH आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, H। बस कर लो अब नंबरिंग इसकी। तो NH2 क्या था आपका, N है ना, 1 हो गया, यहाँ पे O आ जाएंगे 2, ये 3 और ये 4। तो 1 से 2 जाओ तो क्या क्या आंसर आ गया, R आ गया। क्लियर है। तो इस तरीके से हमें CIP रूल ये लगाना होता है इसमें, और RS कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे होते हैं। अब इन एग्जांपल्स पे तुम्हें ठीक से काम करना है, ठीक है ना। तो RS नॉमेनक्लेचर हो गया हमारा, सिस ट्रांस हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ लास्ट, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, जिसमें चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म वाले होते हैं। देखते हैं कितना सीखना है तुम्हें यहाँ पे, बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे। तो उनको बोलते हैं हम कन्फॉर्मर। अभी लास्ट आइसोमेरिज्म है, ठीक है। ये पूरा सिलेबस जो था तुम्हारा, स्टीरियो जो थी आइसोमेरिज्म ही थी। कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं बच्चों, कन्फॉर्मर क्या होते हैं ना, जो बाय रोटेशन बनते हैं, जिन्हें रोटेट करके बनाया जाता है, तो उनको बोलते हैं कन्फॉर्मर, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, कनेक्टिविटी सेम होती है बट रोटेशन के थ्रू अलग अलग स्ट्रक्चर हमें मिल जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, ठीक है। 2 तरह के रिप्रेजेंटेशन बताए गए इसके, एक है आपका सॉहॉर्स रिप्रेजेंटेशन और दूसरा होता है न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। आपको मैंने पहले भी कहा है कि बहुत डिटेल में नहीं भी चीज़ें पता हो तो आपको एटलीस्ट सारी चीज़ें ऊपर ऊपर तो पता हो कि यार कन्फॉर्मर कैसे बनते हैं, ठीक है, कितने टाइप के होती हैं। सॉहॉर्स न्यूमैन की बात कर रहा है तो वो क्या होते हैं, ठीक है। तो सॉहॉर्स के बारे में बताता हूँ आपको। जो आपका सॉहॉर्स रिप्रेजेंटेशन होता है वो मॉलिक्यूल का साइड व्यू है, अभी समझाएंगे कैसे। और ये होता है फ्रंट व्यू, ये मॉलिक्यूल को कहता है सामने से देखो और वो कहता है साइड से देखो, ठीक है। तो बना के देखते हैं फिर। तो जो सॉहॉर्स है उसमें क्या करना है, तुम्हें अपनी पेन लो, पेन ले ली हाथ में, उसको ऐसे रखो जैसे मैंने रखा है, ठीक है। अब अपनी आँख के सामने ऐसे रखो उसे, तिरछा ऐसे एग्जैक्ट ऐसे उठाओ पेन, बिल्कुल अपनी नेक को थोड़ा सा ऊपर करो और आइस के सामने। अब साइड से देखो उसको, बिल्कुल सीधा करके नहीं देखना, साइड से देखना है, ठीक है। यहाँ से झाँक के देखो उसे, ठीक है। तो ये हो गया आपके 2 कार्बन। इसके रिप्रेजेंटेशन कैसे होते हैं, या तो दोनों वाई सीधे हों या फिर उल्टे हों, और दूसरा कैसे बनता है कि एक वाई आपका सीधा होगा और एक वाई कैसा बनाना है, उल्टा बनाना है, ठीक है। अगर जो दोनों वाई सीधे हैं, ठीक है, साइड व्यू है, तो अगर दोनों वाई सीधे हैं, वाई वगैरह का क्या मीनिंग है वो अभी समझ जाएगा, अभी तुम वाई से याद रखो। अगर दोनों वाई एक जैसे हैं तो इस फॉर्म को क्या कहा जाता है, एक्लिप्स्ड फॉर्म कहते हैं। कौन सी फॉर्म बोलते हैं, एक्लिप्स्ड फॉर्म बोलेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इसे बोलते हैं एक्लिप्स्ड। एक वाई सीधा है और एक उल्टा है तो इसे क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं, राइट। अब न्यूमैन क्या कहता है, न्यूमैन कहता है अपनी पेन पकड़ो और बिल्कुल सामने से देखो, देख रहे हो, पेन उठाओ, बिल्कुल सामने से, अपनी पेन के पीछे से देखो। अगर तुम अपनी पेन के पीछे से देखते हो तो उसका आगे का हेड नहीं दिखाई देगा। अब आपकी पेन मोटी पतली है वो अलग बात है,
एक स्ट्रिक की तरह समझ लो, बिल्कुल बराबर है। अगर पीछे से देखते हो तो आगे का पोर्शन नहीं दिखाई देगा। तो 2 कार्बन है, ठीक है, एक पीछे है यानी कि पेन की बैक है और एक पेन का फ्रंट है। तो ये दिखाया जा रहा है फ्रंट वाले कार्बन को, जो तुम्हारे साइड है, ठीक है। तो ये मैंने उसका वाई बना दिया, ठीक है। अब पीछे वाला कार्बन ये है, सर्किल से दिखा रहे हैं, ठीक है, जो तुमसे दूर जा रहा है, उसमें भी एक वाई बनेगा। वो वाई सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी। अगर मैं ऐसे बना देता हूँ तो ये मैंने बना दिया है उल्टा वाई, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, दोनों वाई बिल्कुल सीधे हों। आप अपने हाथ में पेन में ही इमेजिन करो, ठीक है, कि वहाँ पे जो वाई बन रहा है वो बिल्कुल सीधा बन जाए, एक जैसे। तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि बिल्कुल इसके पीछे है, ये इसके पीछे है, तो कॉपी यहाँ तो हमें ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो इसमें क्या नज़र आ रहा है तुम्हें, दोनों वाई सीधे हैं। दोनों वाई सीधे हैं तो कौन सी फॉर्म होगी, ये भी क्या कहलाती है फिर, एक्लिप्स्ड फॉर्म कहलाती है। एक वाई सीधा है एक उल्टा है तो क्या कहलाएगा, स्टैगर्ड कहलाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। एग्जाम्पल देखें बना के, चलो। तो तुम्हारे उसमें जो सिलेबस में एग्जाम्पल दिया है स्पेशली, वो ब्यूटेन का दिया है शायद। तो मैं पहले इथेन का बनवाता हूँ आपको, ठीक है, वो थोड़ा इजी पड़ेगा पहले, फिर ब्यूटेन के केस पढ़ेंगे। तो इथेन क्या है तुम्हारे पास, CH3। तो 2 कार्बन है, 1 और 2। पहले मैं बना रहा हूँ 100 हॉर्स फॉर्म, ठीक है। कौन सी फॉर्म बना रहे हैं, 100 हॉर्स बना रहे हैं, साइड व्यू। तो ये मैंने बनाया कार्बन 1 और ये बनाया कार्बन 2, ठीक है। तो कार्बन 1 और 2, उस कार्बन के साथ 3 H लगे हैं, एक H। अब तुम्हें समझ में आया होगा कि ये वाई का क्या मतलब था, ठीक है। अगर मैं दूसरा वाई भी बिल्कुल ऐसा ही बना देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो H काफ़ी पास आ गए हैं, ठीक है। तो इनके बीच में होगा रिपल्शन। और जब दोनों वाई सीधे हों, दोनों वाई उल्टे हों, तो कौन सी फॉर्म कह रहे हैं हम इसे हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म। तो यहाँ से आपको ये भी समझ में आता है कि एक्लिप्स्ड फॉर्म जो है वो कम स्टेबल होती है, ठीक। अब दूसरा, अब एक वाई सीधा बनाओ एक वाई उल्टा बनाओ। तो ये मैं इसको पहले वाले को ऐसे रहने देता हूँ, ठीक है, इसको उल्टा कर देते हैं। तो अब रिपल्शन जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि अब ये एक दूसरे के अपोजिट चले गए हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इस फॉर्म को हम बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होती है फिर, स्टैगर्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। अब दूसरे वाले का ड्रॉ बनाते हैं, न्यूमैन फॉर्म बनाते हैं अब इसकी, न्यूमैन फॉर्म। तो क्या हमारे पास एग्जांपल है CH3, ठीक है। बस लास्ट टॉपिक यही है हमारा इसमें। तो पहले इसको कार्बन को 1 बोल देते हैं, इसको 2। तो ये मैं फ्रंट कार्बन मान लेता हूँ 1। तो इस कार्बन के साथ मैंने कितने H दिखा दिए, 3। तो ये रहे वो 3 H, ठीक है। अब मैं बना रहा हूँ बैक वाला कार्बन, यानी कि कार्बन नंबर 2। तो ये रिप्रेजेंटेशन है कार्बन नंबर 2 का। अब उसके H कैसे लगाओगे, या तो उसके H बिल्कुल सीधे वाई की तरह लगा दो या फिर उल्टा वाई। तो मैं उल्टा बना देता हूँ पहले। तो देखो लग रहा है ना उल्टा वाई, नज़र आ रहा है सबको ये, ठीक है। अब दूसरा सीधा बना लो, ये वाला ऐसे रहने दो, बैक वाला बिल्कुल उसके पीछे लगेगा तुम्हें, क्योंकि दोनों वाई सीधे हैं। तो कौन सी फॉर्म है, एक्लिप्स्ड फॉर्म है। और ये वाली कौन सी है, स्टैगर्ड फॉर्म है। कौन सी स्टेबल है, स्टैगर्ड। आई बात समझ में। चलो लास्ट एग्जांपल के साथ इस लेक्चर को हम एंड कर देंगे, और वो है हमारा ब्यूटेन का एग्जांपल। तो ब्यूटेन क्या होता है, CH3 CH2 CH2 CH3। अब यहाँ पे तो 4 कार्बन आ गए हैं, तो कार्बन तो तुम्हें 2 ही चाहिए बच्चों। तो ये रहा 1 और ये रहा 2। अब आप देख सकते हैं कि 1 के साथ 3 H नहीं है, एक कार्बन जो है 1 नंबर वाला उसके साथ 2 H हैं और एक CH3 है, ठीक है। तो हम इसका जो है कौन सा बनाएंगे, न्यूमैन वाला बनाएंगे, न्यूमैन ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये मैंने बनाया, थोड़ा सा टेढ़ा डंडा बना दिया मैंने, फिर से टेढ़ा हो गया, टेढ़ा है पर मेरा है,
ठीक है। तो ये रहा भाई कार्बन नंबर 1 कार्बन पे 2 H लगे हैं, एक CH3। तो मान लेते हैं मैं CH3 यहाँ लगा देता हूँ, आप कहीं भी लगा सकते हैं, अभी बना देंगे हम सारे स्ट्रक्चर। तो ये मैंने लगा दिया, ठीक है। क्या है, कार्बन नंबर 1 है, ठीक है। अब है कार्बन नंबर 2 की बारी। अब कार्बन नंबर 2 को देखो ज़रा, उसके साथ भी 2 H हैं और एक CH3 है। तो मैं इसको पहले उल्टा वाला ही बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ रख देते हैं CH3 और यहाँ रख देते हैं H। सबसे बेस्ट फॉर्म है। क्यों? पहली बात तो सर ये स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड में रिपल्शन कम होता है। दूसरी बात, स्टैगर्ड भी अलग अलग हो सकती थी। तो यहाँ पे मैंने जो CH3 बिल्कुल ऑपोजिट रखे हैं, एंटी पे हैं एक दूसरे के। तो इसको कौन सी फॉर्म बोलते हैं? एंटी स्टैगर्ड या फुल्ली स्टैगर्ड। सबसे ज़्यादा स्टेबल यही होगी, ठीक है। और कौन सी हो सकती है स्टैगर्ड? देखो, चलो इसको रोटेट कर करके बनाते हैं, ठीक है। तुम्हें पहचानना सीखना है, तुम्हें बनाने नहीं है भाई। जो मैं बना के दिखा रहा हूँ बस तुम वो देखो कि कैसे बनाए हैं मैंने, ठीक है। उनको रीड करना है तुम्हें बनाने की प्रैक्टिस नहीं करनी है, वो तो हमारा काम है तुम्हें सिखाने का। चलो 60 डिग्री रोटेट करो। तो 60 डिग्री रोटेट करोगे तो क्या होगा, बीच वाले को तो वैसे ही रहने दो, पहला वाला कार्बन को तो वैसे ही रहने दो, उसमें कोई चेंज मत करो। CH3 CH3 CH3। जब 60 डिग्री रोटेट होगा तो क्या होगा, ये H इसके पीछे आ जाएगा, ये CH3 इसके पीछे चला जाएगा और ये H यहाँ आ जाएगा। तो कौन सी फॉर्म बन गई? एक्लिप्स्ड बन गई, ठीक है। फिर रोटेट करो 60 डिग्री, फिर स्टैगर्ड बन जाएगी। लेकिन पहले वाली स्टैगर्ड और ये वाली स्टैगर्ड अलग अलग होगी। देखो ये मैंने फिक्स किए हुए हैं। अब ये जब रोटेट होगा तो ये यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ। पहले और थर्ड वाले को देखो, है तो ये भी स्टैगर्ड ना, लेकिन ज़्यादा अच्छी स्टैगर्ड कौन है? ये वाली, क्योंकि यहाँ CH3 और CH3 थोड़ा पास आ गए हैं। तो ऐसी फॉर्म को क्या बोलते हैं? गॉची फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉची फॉर्म। तो ये पहचानने के लिए आ सकता है पेपर में, गॉची फॉर्म कहते हैं। और रोटेट करो तो, और अगर आप रोटेट करेंगे तो ये रहा आपके पास CH3, ये H, ठीक है। रोटेट कर दोगे इसको तो यहाँ पे आ जाएगा CH3 और यहाँ आ जाएगा H और ये H। अगेन एक्लिप्स्ड है, लेकिन बहुत ख़राब एक्लिप्स्ड है। दोनों बड़े ग्रुप साथ में आ गए हैं, है ना। एक्लिप्स तो इससे पहले भी था लेकिन वो उतना बुरा नहीं था। देखो ये सेकंड वाला भी तो एक्लिप्स्ड है ना, लेकिन CH3 और CH3 दूर है, लेकिन इस वाले में तो CH3 बिल्कुल क्लोज ही आ गए हैं, ठीक है। फिर रोटेट करो तो CH3 H ऐसे ही रहेगा, ये CH3 यहाँ आ जाएगा। तो फिर से कौन सी फॉर्म बन गई? गॉची फॉर्म बन गई। अब देखो पीछे कर रहा हूँ मैं इसको, यहाँ पे जो थर्ड स्ट्रक्चर है गॉची फॉर्म लिखा है मैंने जिसमें, और इसमें कोई फ़र्क नहीं है जो अभी बनाया है। फिर रोटेट करोगे तो ऐसे ही बनता जाएगा। तो तुम्हें सीखना क्या है? तुम्हें ये सीखना है यार बेटा, बेटा नहीं, आप लोग तो बड़े हैं, मेरी आदत हो गई, माइंड मत करना। ब्यूटेन में, ब्यूटेन का ही तो है ना तुम्हारे इसमें एग्जांपल, वही सीख के जाओ। अगर CH3 दोनों अपोजिट दिख रहे हैं तो उसे बोलोगे फुल्ली स्टैगर्ड, एंटी स्टैगर्ड, सबसे ज़्यादा स्टेबल। अगर आपको CH3 और CH3 दोनों पास दिख रहे हैं बिल्कुल, तो फुल्ली एक्लिप्स्ड, हाईली अनस्टेबल। और उसके बाद जो उनके बीच वाली स्टेजेस हैं जहाँ पे ये CH3 और ये CH3 आ रहे हैं, तो ये कौन सी फॉर्म है? ये है आपकी गॉची फॉर्म। ये क्या है? फुल्ली एक्लिप्स्ड। और ये क्या है आपकी? फुल्ली स्टैगर्ड, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, फिर सेकंड नंबर में ये, थर्ड वाली ये। क्लियर हो गया? तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम साथ में अब जो है इनऑर्गेनिक का भी एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे और अब क्वेश्चन कराना भी हम आप लोगों को स्टार्ट कर देंगे। बाकी आप लोगों की कोई डिमांड है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं, और वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। अगर आप लोगों को कुछ भी हेल्प मेरे साइड से हो पा रही है तो इसे लाइक ज़रूर कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।